बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है, द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए इंटू 0-1-2, बी इंटू 3-1-4 एंड सी इंटू 5-7-1। अब यहाँ तक आपको एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स गिवन है। अब आपने प्रूफ ये करना है, शो डैट द ट्राइंगल ए बी सी इज़ राइट ट्राइंगल। पहली बात तो हमने ये प्रूव करनी है कि जो ट्राइंगल आ रही है वो राइट आ रही है, और दूसरा काम हमने इसमें ये करना है, आल्सो फाइंड अदर टू एंगल्स। अब ये ऐसे क्वेश्चन है, कुछ क्लासों में हो चुके हैं और कुछ क्लासों में नहीं हो चुके, तो इसको अगेन आप देख लें। अब सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए वर्टेक्स गिवन है, बी वर्टेक्स भी गिवन है, सी वर्टेक्स भी गिवन है। अब हमने सबसे पहले इसको राइट ट्राइंगल कैसे प्रूव करने हैं। हमने इसको राइट ट्राइंगल प्रूव करने के लिए पैथागोरस थ्योरम वैलिड कराने, वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। अब पैथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि हमने तीनों साइडें फाइंड करें, तीनों की लेंथ फाइंड करें और तीनों का स्केयर ले लें, और किसी दो साइडों का स्केयर का सम क्या होगा, तीसरी साइड के बराबर होगा। मीन्स हम उसमें फार्मूला लिखते हैं, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब यहाँ पे ना हमने सबसे पहले साइड फाइंड करनी है ए बी, और ए बी हमारे पास बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए। अब इस b को वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3i प्लस 1j प्लस 4k, माइनस a को वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0i माइनस 1j माइनस 2k। अब i में से i को माइनस करें, j में से j को माइनस करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 1j प्लस 1j 2j, फिर 4k माइनस माइनस प्लस 2k, तो ये बनेगा हमारे पास 6k। तो ये हमने फाइंड कर लिया ए बी साइड। अब आपने क्या करना है, ए बी साइड फाइंड कर ली और यहाँ पे ना इसकी मैग्नीट्यूड भी ले लें। अब वैसे हमारे पास ए बी साइड आ रही है 3i प्लस 2j प्लस 6k। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, स्केयर रूट लिखें सबसे पहले, i कॉम्पोनेंट 3 का स्केयर, j कॉम्पोनेंट 2 का स्केयर, k कॉम्पोनेंट 6 का स्केयर। 3 का स्केयर होता है 9, 2 का स्केयर 4, 6 का स्केयर 36, तो ये बनेगा 49 का स्केयर रूट, जो कि हमारे पास बराबर होगा 7 के। अब हम इसकी दूसरी साइड फाइंड करेंगे, बी सी बराबर होगा ओ सी माइनस ओ बी। अब ये जो हमारे पास सी गिवन है, इसको मैं वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 5i प्लस 7j प्लस 1k। तो ये मैंने लिख लिया 5i प्लस 7j प्लस के माइनस ओ बी। बी को हम वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3i प्लस 1j प्लस 4k। तो ये मैंने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया। अब इन दोनों को माइनस कैसे करेंगे, i में से i को माइनस करेंगे, 5i माइनस 3i 2i, 7j माइनस j 6j, और k माइनस 4k माइनस का 3k। अब आपने स्टूडेंट्स दूसरी साइड की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेनी है। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, स्केयर रूट ऑफ i कॉम्पोनेंट 2 का स्केयर, j कॉम्पोनेंट 6 का स्केयर और k कॉम्पोनेंट माइनस 3 का स्केयर। तो इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी आखिर में आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। अब हमने तीसरी साइड ए सी फाइंड करनी है, ए सी बराबर होगा ओ सी माइनस ओ ए। अब ये सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इनको भी माइनस करेंगे, 5i माइनस 0i 5i, 7j माइनस माइनस प्लस j 8j, फिर k माइनस माइनस प्लस 2k, तो ये बनेगा 3k। हमने तीसरी साइड भी फाइंड कर ली। अब तीसरी साइड की मैग्नीट्यूड लेंगे, तो सबसे पहले स्केयर रूट डालें, i कंपोनेंट 5 का स्केयर, j कंपोनेंट 8 का स्केयर, k कंपोनेंट 3 का स्केयर, तो ये बनेगा हमारे पास आखिर में इसका आंसर आएगा स्केयर रूट ऑफ 98। अब हमने तीनों साइडें भी फाइंड कर ली, तीन मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली। अब आपने क्या करना है, तीनों की मैग्नीट्यूड का स्केयर लेना है।
तो राइट ट्राइंगल प्रूव करने के लिए आपने तीनों साइडों की मैग्नीट्यूड का स्केयर ले लिया। तो ए बी की मैग्नीट्यूड हमारे पास थी 7, स्केयर लेने से 49। बी सी की मैग्नीट्यूड थी 7, स्केयर लेने से 49। और ए सी की मैग्नीट्यूड थी 98, इसका स्केयर लेने से 98। अब हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों साइडों को सम करें, ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर बराबर आ रहा है आंसर ए सी का स्केयर। तो ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर इज इक्वल टू ए सी का स्केयर। तो ये दोनों साइडें क्या आ रही हैं, इक्वल प्रूव आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल आ रही है ये कौन सी आ रही है, राइट ट्राइंगल आ रही है। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ट्राइंगल आ रही है ये राइट ट्राइंगल आ रही है। अब देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जिन दो साइडों के स्केयर का सम आ रहा है तीसरी साइड के स्केयर के बराबर, तो इनमें से कॉमन वर्टेक्स कौन सा आ रहा है, बी। तो ये एक्चुअली राइट ट्राइंगल बनेगी बी पे। अगर इनमें कॉमन वर्टेक्स होता सी तो ये राइट ट्राइंगल बनती वर्टेक्स सी पे। तो यहाँ पे इस 90 वाले वर्टेक्स को आपने फिक्स कर लेना बी, बाकी इसको सी, इसको ए या इसको ए, इसको आप सी कह सकते हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वर्टेक्स को मैंने फिक्स कर लिया बी, बी पे एंगल बीटा, ए पे एंगल अल्फ़ा, सी पे एंगल गैमा। अब चूंकि हमें तीनों की मैग्नीट्यूड पहले गिवन है, ए बी की मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर चुके हैं 7, बी सी की मैग्नीट्यूड 7 और ए सी की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 98। तो हम अल्फ़ा फाइंड करने के लिए साइन भी यूज़ कर सकते हैं, कॉस भी यूज़ कर सकते हैं और टेन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अल्फ़ा यूज़ करें तो साइन ऑफ अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, फिर भी हमारे पास अल्फ़ा 45 डिग्री के बराबर आएगा। अगर आप इसमें यूज़ करते हैं कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, फिर भी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 45 आएगा। अगर आप इसमें टेन अल्फ़ा यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो फिर भी परपेंडिकुलर कितना आ रहा है बी सी और बेस कितना आ रहा है ए बी इज़ इक्वल टू 7, दोनों आपस में कट के क्या आ रहे हैं 1। तो यहाँ से टेन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। हमने चूँकि फाइंड करना है अल्फ़ा की वैल्यू, तो टेन को इस तरफ लेके आएँ, टेन इनवर्स ऑफ 1 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हमारे पास बनेगा 45 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ बेसिकली फाइंड कर लिए, बीटा तो हमें वैसे भी गिवन है कि वो 90 डिग्री आ रहे हैं और अल्फ़ा भी हमने फाइंड कर लिया वो 45 डिग्री आ रहे हैं। अब इसी तरह आप गैमा भी फाइंड कर सकते हैं लेकिन इन्हीं फार्मूला से, लेकिन अगर हमें ट्राइंगल के दो एंगल्स मालूम हो तीसरा एंगल हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अल्फ़ा कितना आ रहा है 45, बीटा कितना आ रहा है 90 डिग्री, गैमा हमने फाइंड करना है। तो इन दोनों को इस तरफ लेके आएँ तो यहाँ पे हमारे पास गैमा कितना आ रहा है 45 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेता हूँ कि आपने करना कैसे। ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स गिवन है ए बी सी, इसको आपने राइट प्रूव करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले ए बी साइड फाइंड करें, बी सी साइड फाइंड करें और ए सी या सी ए फाइंड कर लें। फाइंड करने के बाद तीनों की मैग्नीट्यूड लें, ए बी की मैग्नीट्यूड, बी सी की मैग्नीट्यूड, ए सी की मैग्नीट्यूड, फिर तीनों का स्केयर लेंगे तो दो के स्केयर का सम क्या होगा तीसरी के बराबर होगा। फिर इसको राइट, ये हमने प्रूव कर लिया। फिर एंगल फाइंड करने के लिए चूँकि ये ट्राइंगल हमारे पास बी पे राइट थी, तो यहाँ से आप अल्फ़ा और गैमा फाइंड करने के लिए साइन भी यूज़ कर सकते हैं, कॉस भी यूज़ कर सकते हैं और टेन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं तीनों की मैग्नीट्यूड गिवन है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अल्फ़ा और गैमा आपने बाकी दोनों एंगल्स फाइंड कर लेने। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो तकरीबन मेरे ख्याल में किसी भी क्लास में निक रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आ रही है, 6 का दूसरा पार्ट, ए वेक्टर आर इज़ इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस
इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है कि एक ऐसा वेक्टर आ रहा है जो एक्स एक्सिस के साथ भी बराबर का एंगल बना रहा है, वाई के साथ भी बराबर एंगल बना रहा है और जी के साथ भी क्या आ रहा है, इक्वल एंगल बना रहे हैं। मतलब वो तीनों एक्सिस के साथ क्या आ रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहे हैं। अगर वो x के साथ 30 डिग्री बना रहे तो y के साथ भी 30 बनाएगा और z के साथ भी क्या बनाएगा, 30 डिग्री एंगल बनाएगा। और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अब यहाँ तक हमें दो चीज़ें गिवन है कि उसके तीनों x एक्सिस के साथ इक्वल एंगल आ रहे हैं और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी कितनी आ रही है, 5 आ रही है। हमने क्या करना है, वो वेक्टर फाइंड करना है। अब मैंने लेट कर लिया कि जो हमने वेक्टर फाइंड करना है r इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। अब बेसिकली अगर हम किसी तरीके से x y z की वैल्यू फाइंड कर लें तो हम ये वेक्टर बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब x y z की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे कि वेक्टर क्या आ रहे हैं, इक्वली इंक्लाइंड आ रहे हैं। अब इसका मतलब इफ़ अ वेक्टर इज़ इक्वली इंक्लाइंड, इसका मतलब अल्फ़ा बीटा और गैमा तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये ना हमारे पास एक थ्योरम होता है डायरेक्शन कोसाइन वाला कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज़ इक्वल टू 1। बेसिकली ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गैमा होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इन तीनों के स्क्वायर का सम हमारे पास होता है 1 के बराबर। अब चूँकि हमें ऊपर गिवन है कि अल्फ़ा बीटा और गैमा तीनों बराबर हैं, तो मैं दोनों को अल्फ़ा की जगह पुट कर सकता हूँ, दोनों एंगल्स को बीटा की जगह पुट कर सकता हूँ और गैमा की बजाय मीन्स हम इसको अल्फ़ा बीटा को गैमा की जगह पुट कर सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे चूँकि अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों बराबर हैं तो बीटा की जगह मैंने अल्फ़ा पुट कर लिया, गैमा की बजाय मैंने क्या पुट कर लिया, अल्फ़ा पुट कर लिया। क्योंकि अल्फ़ा बराबर है बीटा के, अल्फ़ा बराबर है गैमा के। तो यहाँ पे हमने बीटा और गैमा की बजाय अल्फ़ा पुट कर लिया तो ये तीनों सेम बन गए। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, 3 को इधर लेके आए तो ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/3। अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँ तो कॉस अल्फ़ा बराबर होगा प्लस माइनस 1/√3। अब स्टूडेंट्स चूँकि अल्फ़ा बराबर था बीटा के तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस बीटा भी किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 1/√3। और चूँकि अल्फ़ा जो था वो गैमा के बराबर था तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कॉस गैमा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो यहाँ से बेसिकली ये तीनों बराबर आ रहे हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गैमा आपस में तीनों बराबर आ रहे हैं। अब हमारा तो ऑब्जेक्टिव था एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करना। अब इस एक्स वाई जी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में डायरेक्शन को साइन फाइंड किए थे। अगर हमारे पास एक वेक्टर गिवन हो r इज़ इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k तो हमने कॉस अल्फ़ा कैसे फाइंड किया था, सबसे पहले r वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड की थी। यहाँ पे r वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो कॉस ऑफ अल्फ़ा बराबर होता है आई कंपोनेंट के साथ बेसिकली जो भी होता है हम उसको x भी कह सकते हैं, अगर ना हो तो हम x सपोज करते हैं, या वैसे इसको यहाँ पे क्या आ रहा है 1/14 का स्क्वायर रूट। बेसिकली ये होता है कॉस अल्फ़ा होता है आई के साथ चूँकि x होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सपोज किया आई के साथ x, तो कॉस ऑफ अल्फ़ा हमारे पास बराबर होते हैं x ओवर r की मैग्नीट्यूड। कॉस बीटा हमारे पास बराबर होते हैं y ओवर r की मैग्नीट्यूड। और कॉस गैमा हमारे पास होते हैं z ओवर r की मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स कॉस अल्फ़ा हमारे पास बराबर होता है x ओवर r की मैग्नीट्यूड। r मैग्नीट्यूड को इस तरफ लेके आएँ तो ये हमारे पास बनेगा x इज़ इक्वल टू r की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा।
फिर कॉस बीटा हमारे पास बराबर होता है वाई ओवर आर की मैग्नीट्यूड। आर मैग्नीट्यूड को इस तरफ लेके आएँ, वाई बराबर होगा आर की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ बीटा। फिर कॉस गैमा हमारे पास होता है जी ओवर आर की मैग्नीट्यूड। आर मैग्नीट्यूड को इस तरफ लेके आएँ तो जी हमारे पास बराबर होगा आर मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ गैमा। इस एक्स वाई जी की वैल्यू को यहाँ पे आप रिप्लेस कर लें। ये हमने एक्स वाई जी फाइंड कर ली। एक्स हमारे पास बराबर था आर मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा आई। वाई हमारे पास बराबर था आर मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ बीटा। और जी हमारे पास बराबर था आर मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ गैमा। अब ये हमने फाइंड तो कर लिया आर वेक्टर, इनके यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लें। अब आर मैग्नीट्यूड क्वेश्चन के शुरू में ही गिवन है कि हमारे पास वो 5 आ रहा है। इसको आप यहाँ पे 5 पुट कर लें। देखें ये कैसे आ रहे, आर मैग्नीट्यूड 5 कॉस ऑफ अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा हमने ऊपर फाइंड किया था ±1 ओवर स्क्वायर रूट 3, +-1 ओवर स्क्वायर रूट 3। इन दोनों को मैं जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा हमारे पास +-5 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो इसी तरह मैंने आर के यहाँ पे ज़रा सेपरेट लिख लिए, वरना ऐसे भी लिख सकते हैं आप। आर की मैग्नीट्यूड 5 आ रही है, कॉस बीटा हमारे पास गिवन था +-1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इंटू जे प्लस कॉस, ये आर की मैग्नीट्यूड 5 कॉस गैमा हमारे पास आ रहा है +-1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इंटू के। तो ये हमने आर वेक्टर फाइंड कर लिया कि जो तीनों एक्स एक्सिस के साथ इक्वल एंगल भी बना रहे और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आपने प्रूव करने के लिए डायरेक्शन कोसाइन का यूज़ करना है, और ये फार्मूला इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर प्रूव भी कराएंगे, और ये एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट एक फार्मूला है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स सच डैट ए की मैग्नीट्यूड 2, बी की मैग्नीट्यूड 5, सी की मैग्नीट्यूड 4, और इसके अलावा हमें यह भी गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी की मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर आपने फाइंड करना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब इनको प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, ये जो हमें कंडीशन गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको ज़रा यूज़ करें। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसका मैं दोनों साइडों पे स्केयर कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी होल का स्केयर इज इक्वल टू 0 का स्केयर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला हमारे पास ये होता है कि ए प्लस बी प्लस सी होल का स्केयर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी 2b डॉट सी प्लस 2a डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन तीनों में से 2 आ रहा है कॉमन, तो ये मैंने कॉमन ले लिया। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का स्केयर आ जाए तो हम उसको मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख सकते हैं। जैसे ये ए वेक्टर का स्केयर आ रहा है तो हम इसको ए मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख सकते हैं। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ऊपर वैल्यूज़ किस में आ रही हैं, मैग्नीट्यूड में आ रही हैं। फिर बी वेक्टर के स्केयर को हम लिख सकते हैं बी मैग्नीट्यूड का स्केयर, सी वेक्टर के स्केयर को हम लिख सकते हैं सी मैग्नीट्यूड का स्केयर। इन तीनों में से मैंने 2 कॉमन लिया, तो ये हमारे पास 2 इंटू ये वेक्टर आ रहा है। ये तो हमने फाइंड करना है, इसकी तो हमने वैल्यू पुट नहीं करने। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी 2 का स्केयर, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी 5 का स्केयर, और सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर, सी की मैग्नीट्यूड 4 का स्केयर 16। इन तीनों को आपस में ऐड करें तो ये बनता है 45। ये 2 इनके साथ ऐड नहीं होगी क्योंकि 2 के साथ क्या आ रहा है, ये वैल्यूज़ हमें मल्टीप्लाई हो रही हैं।
बहरहाल हमने तो फाइंड करना है इस टर्म्स को। 45 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, फिर इनके साथ 2 मज़ीद मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -45/2। तो इसको प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ये कंडीशन यूज़ करें और उसका दोनों तरफ स्केयर करके आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट गिवन है। अब ये भी तकरीबन हम मोस्टली क्लासेस में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं कि फॉर एनी वेक्टर आर शो डैट आर वेक्टर इज इक्वल टू, आर वेक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं आर डॉट आई इंटू आई प्लस आर डॉट जे यूनिट वेक्टर इंटू जे प्लस आर डॉट के इंटू के। अब बेसिकली हमने इसको कैसे प्रूव करना है, हमने एक वेक्टर लेट कर लिया आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस सी के। हमने बेसिकली करने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करने। तो हम इसमें लेफ़्ट लेके राइट के इक्वल लेके आ सकते हैं और राइट लेके लेफ़्ट के बराबर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को चूज़ कर लें तो ये साइड राइट हैंड साइड से प्रूव करना ज़्यादा आसान है। अब राइट हैंड साइड से हम कैसे प्रूव करेंगे, ये जो हमने वेक्टर लेट किए आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, हमने क्या करना है, इस वेक्टर आर का आई के साथ भी डॉट लेंगे, इस वेक्टर आर का जे के साथ भी डॉट लेंगे और इस वेक्टर आर का हमने क्या करना है, के के साथ भी क्या करना है, डॉट लेके जो भी आंसर आएगा यहाँ पे हम उसको रिप्लेस करेंगे और उसका हम बाद में आंसर देखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, लेफ़्ट हैंड साइड आर के बराबर। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, वेक्टर था कि आर डॉट आई, तो ये आर डॉट आई इज इक्वल टू, ये मेरे पास आर वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर। अब देखें आई कंपोनेंट यहाँ पे क्या आ रहा है 1 और यहाँ पे आई कंपोनेंट क्या आ रहा है x, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। अब इसका तो j कंपोनेंट है y, लेकिन यहाँ पे j कंपोनेंट नहीं आ रहा तो हम उसको 0 लिखेंगे। फिर k कंपोनेंट z आ रहा है, यहाँ पे k कंपोनेंट नहीं आ रहा तो वो भी 0 बनेगा। फिर दूसरा हमारे पास आ रहा है r डॉट जे। अब ये r डॉट जे इज इक्वल टू ये r वेक्टर डॉट जे वेक्टर। अब इसका तो वैसे i कंपोनेंट आ रहा है x, लेकिन यहाँ पे i कंपोनेंट नहीं आ रहा, 0 होगा। यहाँ पे j कंपोनेंट y और यहाँ पे j कंपोनेंट 1, तो 1 को y से मल्टीप्लाई करें तो y आएगा। इसके बाद हम फाइंड करेंगे r डॉट के यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास r वेक्टर डॉट के। अब सिंपल इसमें k कंपोनेंट क्या आ रहा है 1 और इसमें k कंपोनेंट क्या आ रहा है z को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर z आएगा। अब इसमें r डॉट आई आर डॉट जे आर डॉट के की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करें। r डॉट आई की वैल्यू क्या थी x, यहाँ पे हमने x पुट किया तो ये बना xi, तो ये आ रहा है xi। फिर हमने फाइंड किया था r डॉट जे, उसकी वैल्यू आ रही थी y, यहाँ पे मैं अगर मैं इसको y पुट करूँ तो ये बनेगा yj। फिर r डॉट के का आंसर हमारे पास था z। अब r डॉट के को मैं z पुट करूँ तो ये बनेगा zk। अब ये दोबारा अगर हम गौर करें तो ये दोबारा किसके बराबर आ रहा है r वेक्टर के, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये भी क्या आ रहा है r वेक्टर के। हमने सॉल्व की थी राइट हैंड साइड और उसका आंसर किसके बराबर आ रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड के। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और 8 क्या कहते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ r विद वेक्टर्स, एक वेक्टर r का इस वेक्टर के साथ डॉट लें, इस वेक्टर के साथ डॉट लें और इस वेक्टर के साथ डॉट लें तो आंसर आता है 0, 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि r वेक्टर इसका इसके साथ डॉट लेंगे आंसर 0 आएगा, इस वेक्टर r का इसके साथ डॉट लेंगे दूसरे के साथ आंसर आएगा 5,
और इस वेक्टर r का तीसरे वेक्टर के साथ डॉट लें, आंसर आएगा 8। तो हमने क्या करना है, फाइंड द वेक्टर r, वो वेक्टर हमने फाइंड करने। बेसिकली इसका मतलब ये आ रहा है कि ऐसा वेक्टर फाइंड करें जिसका इसके साथ डॉट लें, आंसर 0 आए, इसके साथ डॉट लें, आंसर 5 आए, और इस वेक्टर के साथ डॉट लें, आंसर 8 आए। तो वो जो हमने वेक्टर फाइंड करने आर वेक्टर, इसको मैंने सपोज कर लिया r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। जो हमने फाइंड करना था वो मैंने लेट कर लिया। इसके अलावा इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया आसानी के लिए a के बराबर, इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया b वेक्टर के बराबर, और इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया c वेक्टर के बराबर। अब कंडीशन क्या थी कि अगर मैं r डॉट a फाइंड करूँ, आंसर 0, r डॉट b फाइंड करूँ, आंसर 5, r डॉट c फाइंड करूँ, आंसर कितना आते, 8 आते। तो यही हम कंडीशन आगे जाके यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने यही कंडीशन यहाँ पे लिख ली, r डॉट a इज इक्वल टू 0, r डॉट b इज इक्वल टू 5, r डॉट c इज इक्वल टू 8। अब ये r डॉट a इज इक्वल टू 0, अच्छा इसको ना मैंने आगे पीछे लिख लिया, लेकिन डॉट में कोई मसला नहीं होता, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया a डॉट r, तो आप इसको तरतीब से लिख लें फिर भी आंसर सेम आएगा। अगर मैंने इसको आगे पीछे लिख लिया तो फिर भी कोई इसमें इशू नहीं आ रहा, फिर भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैंने इसको लिख लिया a डॉट r। अब कैसे डॉट लेते हैं, i कंपोनेंट 1, i कंपोनेंट x, 1 को x से करें x, j कंपोनेंट 1, j कंपोनेंट y, 1 को y से मल्टीप्लाई करें y, k कंपोनेंट -3, k कंपोनेंट z, -3 को z से करें -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन नंबर 1 आ रही है। अब इसके अलावा दूसरी कंडीशन हमें ये गिवन थी कि r डॉट b इज इक्वल टू 5 आ रहा है। अब ये जो हमने वेक्टर सपोज किया था r, वो हमने लिख लिया डॉट b वेक्टर हमें पहले गिवन है। अब इन दोनों का डॉट कैसे लेंगे, i कंपोनेंट x, i कंपोनेंट यहाँ पे क्या आ रहा है 1, x को 1 से मल्टीप्लाई करें x, j कंपोनेंट y, j कंपोनेंट 3, y को 3 से मल्टीप्लाई करें 3y, k के साथ z, k के साथ -2, z को -2 से मल्टीप्लाई करें -2z इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ रही है। फिर r डॉट c इज इक्वल टू 8, ये r की वैल्यू, ये c की वैल्यू इक्वल टू 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 4c इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ रही है। अब स्टूडेंट्स आपने करना ये होता है कि तीनों में से किसी दो इक्वेशंस को प्लस माइनस करके एक वेरिएबल आपने ख़त्म करना होता है। मीन्स आपने दो इक्वेशन लेके आनी है दो वेरिएबल्स में, तो वहाँ से हम उनको आपस में मज़ीद प्लस माइनस करके उनको फाइंड कर सकते हैं। वरना ये हमारे पास तीन इक्वेशन आ रही हैं 1 2 3 इक्वेशन, इनका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्रैमर रूल भी यूज़ कर सकते हैं, गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने वो मेथड यूज़ नहीं करना क्योंकि थोड़े से लेंथी होते हैं। अब मैंने ना स्टूडेंट्स क्या करना है, मैं अपनी मर्ज़ी से x को ख़त्म कर रहा हूँ, आप y को भी ख़त्म कर सकते हैं, z को भी ख़त्म कर सकते हैं। अब मैंने ना पहली इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया, यहाँ से मैंने x ख़त्म करना है। अब कैसे ख़त्म करना है, ये भी x ये भी x, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो ये हमारे पास इक्वेशन जो बचेगी वो सिर्फ y z में बचेगी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट करने से बाद में अलामतें चेंज होती हैं, तो ये -2y माइनस z इज इक्वल टू -5, दोनों साइडों को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2y प्लस z इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ रही है। पहले मैंने इक्वेशन को सॉल्व करके x ख़त्म कर लिया, अब 2 3 या 1 3 को आपस में सॉल्व करके x ख़त्म करूँगा ताकि मेरे पास y z में दो इक्वेशन आए, तो उनको मैं बड़ी आसानी से फाइंड
कर सकता हूँ। अब मैंने ना ये किया कि 9 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इसको 2 और 3 को आपस में हल कर रहा हूँ, देखिए एक्स आ रहा है, इक्वेशन नंबर 3 में क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 में से माइनस कर देना है। 9 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई 2, इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड सब्ट्रैक्ट फ्राम 3। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्राम 3 में से, तो सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 3 लिखें और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो ये बनेगा 2x प्लस 6y माइनस 4z इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 6y माइनस 4z इज इक्वल टू 10। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे साइन क्या होते हैं, चेंज, ये दोनों कैंसिल, y माइनस 6y माइनस 5y, 4z प्लस 4z 8z, और 8 में से 10 माइनस करें तो माइनस का 2। अगर मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये 5y माइनस 8z इज इक्वल टू प्लस 2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशनें बन गई। इक्वेशन नंबर 4, 5 टेबल में आ रही है, y और z में। इनको हम आपस में प्लस माइनस करके बड़ी आसानी से y भी फाइंड कर सकते हैं, z भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम y और z फाइंड कर लिया तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1, 2 या 3 में पुट करके x भी फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 को मैंने कैसे सॉल्व करना है, अगर मैं यहाँ से z को ख़त्म करूँ, अब y को भी ख़त्म कर सकते हैं, तो ये आ रहा है माइनस 8z, ये आ रहा है सिंपल का z। अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे z को बराबर करने के लिए इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 8z। तो इक्वेशन नंबर 4 को मैंने मल्टीप्लाई बाई 8 टू इक्वेशन नंबर 4 एंड ऐड इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया और 5 में क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब जब मैं इक्वेशन नंबर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 16y प्लस 8z इज इक्वल टू 40। और जब इक्वेशन नंबर 5 को ऐड करूँगा तो 5y माइनस 8z इज इक्वल टू 2। 16 प्लस 5 21y, 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42। 21 को इधर आके डिवाइड करें तो y बराबर होगा मेरे पास 2 के। इस y को पुट कर लें आप इक्वेशन नंबर 4 में या 5 में, दोनों में आंसर सेम होगा। तो मैंने वैसे इसको 4 में पुट, आप इसको 5 में भी रिप्लेस कर सकते हैं। जब 4 में रिप्लेस करेंगे 2 इंटू वाई कितना आ रहा है, 2 प्लस जी इज इक्वल टू 5। तो यही मैंने लिख लिया, 2 इंटू 2 प्लस जी इज इक्वल टू 5। 4 प्लस जी इज इक्वल टू 5। 4 को इस तरफ लेके आए माइनस होगा, 5 माइनस 4 बनेगा तो जी बराबर होगा हमारे पास 1 के। तो ये जी भी हमने फाइंड कर लिया, वाई भी हमने फाइंड कर लिया। अब इस जी और वाई की वैल्यू को पुट कर लें आप इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में या 3 में। ये जो हमने 3 इक्वेशनें फाइंड की थी, आप 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में पुट कर सकते हैं, 3 में भी पुट कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको पुट कर लिया इक्वेशन नंबर 1 में। अब x हमने फाइंड करना है, y को हमने पुट किया था, फाइंड किया था 2, और z को हमने फाइंड किया 1। तो ये बनेगा x प्लस 2 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x प्लस 2 माइनस 3 इंटू जी को 1 पुट करें इक्वल टू 0। माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस 3, तो ये बनेगा 2 माइनस 3 माइनस 1, इस तरफ लेके आए प्लस 1। तो ये आपने x, y और z की वैल्यू आपने क्या कर ली, फाइंड कर ली। इन्हीं तीनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, ये जो आपने वेक्टर सपोज किया था r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, फाइंड किया 1, y हमने फाइंड किया 2, z हमने फाइंड किया 1। तो ये बनेगा r इज इक्वल टू 1i प्लस 2j प्लस 3 के। अब ये जो मेरे पास आंसर आए, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे भला, आप इस वेक्टर का a के साथ डॉट लें, आंसर आएगा 0।
एक ये रफ अमल है, बाकी इसका सोल्यूशन वैसा नहीं आ रहा। इस वेक्टर का ये जो आपने वेक्टर फाइंड किए इस बी के साथ डॉट लें, आंसर आना चाहिए 5, और इस वेक्टर का सी के साथ डॉट ले लें, आंसर आएगा 8। आप किसी ए के साथ कर लें तो वो वेरीफाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, सबसे पहले आपने एक वेक्टर फाइंड करना है, सपोज करना है। वेक्टर सपोज करने के बाद ये जो 3 वेक्टर गिवन है, इसको ए का, इसको बी का और इसको सी का नाम दे दें। फिर आप आर डॉट ए फाइंड करें, 0 के बराबर पुट करें, आर डॉट बी फाइंड करें, 0 के बराबर पुट करें, आर डॉट सी फाइंड करें, उसको भी 0 के बराबर पुट कर लें। सॉरी, आर डॉट बी 5 के बराबर, आर डॉट सी 8 के बराबर पुट करें, और तीनों इक्वेशंस को आपस में प्लस माइनस करके एक्स वाई जी आपने क्या करने, फाइंड करने। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 भी हम मोस्टली क्लासेस में कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, प्रूव डैट फॉर एनी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, अगर हमारे पास कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर गिवन हो तो फिर हमने प्रूव ये करना है कि b इज इक्वल टू 1/4 a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस a माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, हम इसको राइट हैंड साइड के बराबर बड़ी आसानी से प्रूव कर देंगे। कैसे बोला, ये मैंने राइट हैंड साइड लिख ली, दोनों में से 1/4 कॉमन, ये 1/4 कॉमन, a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर a माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर। और हम ये जानते हैं कि किस, अब देखें हमने जो प्रूव करना है वो सिंपल डॉट में प्रूव करना है, मैग्नीट्यूड में हमने प्रूव नहीं करना। तो a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर हम इसको लिख सकते हैं सिंपल वेक्टर का स्केयर, और a माइनस बी मैग्नीट्यूड के स्केयर को हम लिख सकते हैं सिंपल a माइनस बी का स्केयर भी लिख सकते हैं। क्योंकि हम ये बार बार प्रूव कर चुके हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर ले लें या उसका सिंपल स्केयर मीन्स 2 दफ़ा डॉट ले लें तो आंसर हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अब a प्लस बी का स्केयर होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a डॉट बी, ये माइनस है तो माइनस वैसे, a माइनस बी का स्केयर a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a डॉट बी। अब देखें जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो सकते हैं कि a वेक्टर का स्केयर माइनस a वेक्टर का स्केयर b वेक्टर का स्केयर माइनस b वेक्टर का स्केयर 2 ये क्या बनेगा 4a डॉट b। तो ये 4 से 4 कैंसिल, बाकी हमारे पास बचेगा a डॉट b जो कि हमारे पास क्या थी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी। तो स्टूडेंट्स आपने कैसे, इसका दूसरा पार्ट आपने खुद प्रूव कर लेना है कि a डॉट b इज इक्वल टू 1/4 a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर a माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर। कॉमन ना भी लें फिर भी हम प्रूव कर सकते हैं, अगर कॉमन ले लें तो ये ज़रा 1/4 बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट आ रही है कि इफ़ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, अब जो 2 हमें वेक्टर गिवन है वो कौन से वेक्टर आ रहे हैं, यूनिट वेक्टर। इफ़ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज़ अ यूनिट वेक्टर्स, कि अगर हम 2 वेक्टर जो ले रहे हैं जो में गिवन होंगे वो कौन से वेक्टर आ रहे हैं, यूनिट वेक्टर, और उनका सम भी क्या होगा, जो आंसर आएगा वो एक यूनिट वेक्टर ही होगा। शो डैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, कि ये जो हमें 2 वेक्टर गिवन थे उनकी मैग्नीट्यूड का डिफरेंस लें, मींस उनको माइनस करके मैग्नीट्यूड लें, तो वो हमारे पास आंसर किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा। अब देखें बेसिकली हमें यहाँ पे 3 वेक्टर गिवन हैं, 2 ये सम वाले और तीसरा इसका जो सम के बाद एक वेक्टर आएगा होगा तो वो भी यूनिट वेक्टर। तो मैंने लेट कर लिया, लेट a b एंड c आर 3 यूनिट वेक्टर्स। अब देखें हमें गिवन क्या था, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, मीन्स इन दोनों को जो सम होगा, ये जो c आ रहा है बेसिकली ये भी क्या आ रहा है, एक यूनिट वेक्टर ही आ रहा है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी यूनिट वेक्टर। अब हमें ये गिवन था कि तीनों वेक्टर क्या आ रहे हैं, यूनिट वेक्टर,
तो ए की मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और सी मैग्नीट्यूड तीनों किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर होंगे। देखें स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियरली गिवन है कि 3 वेक्टर गिवन है, तीनों के तीनों वेक्टर क्या आ रहे हैं? यूनिट वेक्टर आ रहे हैं। 2 ये यूनिट वेक्टर और तीसरा जो इसका रिजल्टेंट आएगा, सम आएगा, वो भी क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। तो तीनों चूंकि यूनिट वेक्टर हैं, तीनों की मैग्नीट्यूड भी क्या होगी? 1, और 2 का जो सम आ रहा है वो तीसरा हमारे पास, ये हमने a प्लस बी किया, और ये जो आंसर सी आ रहा है ये भी क्या आ रहा है? एक यूनिट वेक्टर ही गिवन है। अब ये ना हमें 2 चीज़ें गिवन है और इसी को हमने यूज़ करके क्या करने, आगे फाइंड करने। अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, मैंने दोनों की मैग्नीट्यूड ले ली और दोनों को देखें, c चूँकि यूनिट वेक्टर था तो c की मैग्नीट्यूड की होगी 1। अब इसकी दोनों साइडों का स्केयर कर लेता हूँ, a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू 1 का स्केयर। अब a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर को मैं लिख सकता हूँ सिंपल a प्लस बी का स्केयर। तो ये बनेगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू 1। अब देखें स्टूडेंट्स, हम इसको दोबारा a स्केयर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किस में? a मैग्नीट्यूड का स्केयर। क्यों बोला? क्योंकि हम इसको लिख क्योंकि हमें ये गिवन थी, a की मैग्नीट्यूड भी क्या आ रही है? 1 आ रही है, b की मैग्नीट्यूड भी क्या आ रही है? 1 आ रही है, और c की मैग्नीट्यूड भी हमें क्या गिवन थी? 1 गिवन थी। मैग्नीट्यूड में हमें बेसिकली वैल्यूज़ गिवन थी, तो हम इसको इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं। इस ए वेक्टर के स्केयर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी वेक्टर के स्केयर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड का स्केयर, और 2 वैसे ए डॉट बी हमारे पास होते हैं ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू 1। अब ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड और सी मैग्नीट्यूड तीनों 1 के बराबर थे। 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 1 इक्वल टू 1। तो ये 1 प्लस 1 2, ये 2 तो कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 इनके साथ प्लस नहीं होगा। इस 2 को इधर लेके आएँ तो माइनस का 2 बचेगा। 1 माइनस 2 किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। फिर कॉस के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको इधर आकर डिवाइड कर लें, तो यहाँ पे ना हमने बेसिकली एक रिजल्ट ड्राइव कर लिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस। इसको हमने क्या करना है? आगे जाके प्रूव करना है, यूज़ करना है। अब देखें स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले जो आपको कंडीशन गिवन थी स्टार्ट में कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी, इसका आपने करना क्या है? दोनों साइडों पे मैग्नीट्यूड और इसका स्केयर कर लें। स्केयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक आखिर में रिजल्ट आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब हमने प्रूव ये करना था कि क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन के स्टार्ट में, शो डैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। मीन्स ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड लूँ तो वो किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। अब देखिए हमने प्रूफ तो यही करना है, लेकिन अगर मैं दोनों साइडों का स्क्वायर भी ले लूँ तो फिर भी जो हमने रिजल्ट प्रूव करना है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इस दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें तो a माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा 3 के बराबर। वैसे तो हमने प्रूव करना था a माइनस बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर हम a माइनस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लें और उसका आंसर अगर 3 आ जाए तो फिर भी ये क्या होगी? इस साइड के बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। अब हमने क्या करना है? a माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है और उसका अगर आंसर आ जाए 3 तो ये लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर होगी। फिर हम ये कह सकते हैं ये भी क्या होगी? इसके बराबर होगी। अब a माइनस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं सिंपल a माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। तो ये मैंने इसको इस तरह लिखा, तो a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब हमें ये स्टार्ट में गिवन था कि a की मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है? 1,
बी की मैग्नीट्यूड भी 1, सी की मैग्नीट्यूड भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ए मैग्नीट्यूड 1, बी मैग्नीट्यूड 1, ये भी 1 पुट करें, और cos थीटा हमें क्या गिवन था, हमने फाइंड किया था -1/2, तो इसको -1/2 पुट करें, ये 1, बी मैग्नीट्यूड 1, 1 का स्केयर -2 इंटू ए मैग्नीट्यूड 1, बी मैग्नीट्यूड भी 1, और cos थीटा हमारे पास था -1/2, तो ये मैंने इसको लिख लिया यहाँ पे -1/2। ये आपको अगर थोड़ा सा नज़र सही नहीं आ रहा तो इसको आपने -1/2 ही सपोज करना है। तो यहाँ पे ये 2 इससे कैंसिल, और ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 1 का स्केयर 1 प्लस 1 का स्केयर 1, और ये यहाँ आ रहा है, तो इक्वल टू आ रहा है किसके बराबर, 3 के बराबर। तो हमने a माइनस बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर लिया था, तो इसको हमने प्रूव करना था 3 के बराबर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं a माइनस बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये साइड इसके बराबर है तो उनकी मैग्नीट्यूड का डिफरेंस भी क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर आ रहा है। तो यही मैंने क्या लिख लिया, प्रूव कर लिया। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हैंस प्रूव डैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, और इसका मैंने सोल्यूशन अभी यहाँ तक इस पेज पे सॉल्व नहीं किया, इसको मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है कि प्रूव डैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल, कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, राइट एंगल बनेगा। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, वैसे तो सेमी सर्कल में एंगल जो होता है अगर हम मेजरमेंट करें तो 180 होते हैं। कंप्लीट सर्कल में एंगल कितना होता है, 360 होते हैं। अगर ये मेरे पास कंप्लीट सर्कल हो, इस कंप्लीट सर्कल में एंगल होता है 60 डिग्री में, और रेडियन में होता है 2 पाई रेडियन। लेकिन मैं अगर हाफ सर्कल की बात करूं तो इसका एंगल होता है डिग्री में 180 डिग्री, और रेडियन में होता है पाई रेडियन। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। अब बेसिकली उसके कहने का मतलब ये आ रहा है कि अगर हमारे पास एक सेमी सर्कल गिवन हो, ये स्टूडेंट्स मेरे पास सपोज डैट एक सेमी सर्कल में क्लियर हूँ, अगर ये यहाँ पे सही नहीं बन रहा तो मैं इसको यहाँ पे ज़रा ड्रा कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स ये मैंने सेमी सर्कल बना लिया। अब ये सेमी सर्कल का क्या हो गया, ये डायमीटर होता है असल में, और ये उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। इस एंड पॉइंट को सपोज करें, मैं एक नाम देता हूँ इस पॉइंट को ए का, और इसको आप बी का नाम भी दे सकते हैं, और इसको आप ए प्राइम का नाम भी दे सकते हैं। और ये उसका सेंटर आ रहा है, ओ आ रहा है हमारे पास सेंटर। अब इसका सेंटर से लेके यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है सपोज डैट a,0, चूँकि ये x एक्सिस पे आ रहा है तो y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो जितना ये डिस्टेंस आ रहा है उतना ही ये डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये था सेंटर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे -a,0, क्योंकि ये ओरिजिन की लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर होते हैं x वाले वो क्या होते हैं माइनस में, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -a,0। अब यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ सर्कमफ्रेंस पे, सपोज डैट ये हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है P ऑफ x, y। अब ये x और y मैंने क्यों लिए, क्योंकि ये पॉइंट जो आ रहा है ना तो x एक्सिस पे आ रहा है ना y एक्सिस पे आ रहा है, ये दोनों में आ रहा है। तो इसमें x भी कुछ ना कुछ होगा, y भी कुछ ना कुछ होगा। अब स्टूडेंट्स इसमें आपने प्रूफ, ये इसका मतलब ये आ रहा है
कि हम एक वेक्टर ले लें, 3 वेक्टर ले लें, एक वेक्टर डायमीटर को ले लें। ये सपोज करें एक वेक्टर मेरे पास आ रहा है A2 प्राइम, और एक मैंने पॉइंट ले लिया सर्कमफेरेंस पे। अब इस थ्योरम का मतलब ये आ रहा है कि प्रूव डेट एंगल इन ए सेमी सर्कल, कि इस सर्कमफेरेंस पे जब भी मैं 2 वेक्टर लूँगा एंड पॉइंट्स के साथ, एक ये वाला वेक्टर, दूसरा ये वाला वेक्टर, इनके दरमियान एंगल जो होगा, ये जो एंड पॉइंट्स के साथ है, ये वाले जो 2 वेक्टर होंगे इनके दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ये इसके थ्योरम के कहने का मतलब आ रहा है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। एंगल इन ए सेमी सर्कल का मतलब ये होता है कि अगर हम सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई भी एक पॉइंट ले लें और इस सेमी सर्कल के एंड पॉइंट्स पे भी इनको हम नाम दे दें, तो ये जो 2 वेक्टर होंगे जो कि सर्कमफेरेंस, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आपस में मीट करेंगे इसके एंड पॉइंट से, तो वो हमेशा आपस में क्या होंगे, राइट एंगल बनाएंगे। अगर आप इसको एक वेक्टर यूँ ले लें, एक वेक्टर यूँ ले लें, हमेशा वो एंगल कौन सा बनाएंगे, राइट एंगल। सिर्फ इसकी कंडीशन है, बाकी और किसी भी की भी कंडीशन अगर ये फ़र्ज़ करें राइट इसके एंड पॉइंट्स पे शामिल ना हो, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो राइट एंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। इसकी कंडीशन सिर्फ ये आ रही है कि 2 वेक्टर क्या हों, एंड पॉइंट से ये स्टार्ट हों। ये फ़र्ज़ करें वेक्टर आ रहा है ए प्राइम से ए, और ये वेक्टर हमारे पास आ रहा है ए से पी की तरफ, और ये उनका रिजल्टेंट आ रहा है ए प्राइम पी। अब हमने बेसिकली प्रूव ये करना है कि इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो हमने कैसे इनको प्रूव करना है, हमने ए पी वेक्टर भी फाइंड करना है, ए प्राइम पी वेक्टर भी हमने फाइंड करना है। अगर इनका डॉट आ जाए 0, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि 2 वेक्टर का डॉट होते ही तब 0 है जब दोनों आपस में क्या हों, परपेंडिकुलर हों। अब इसको ना आपने कैसे प्रूव करना है, इसको आपने प्रूव करने के लिए आप इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी लिख लें। कंसीडर अ सेमी सर्कल, कंसीडर अ सेमी सर्कल, उसका सेंटर क्या आ रहा है, 0, विद सेंटर 0,0, एंड उसके एंड पॉइंट्स क्या आ रहे हैं डायमीटर के, ए प्राइम इंटू -a,0, a इंटू a,0, R2 एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। अब ये मैंने स्टूडेंट्स इसके बारे में कुछ लिख लिया। तो अब हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, ए पी वेक्टर का हमने डॉट लेना है। अगर ये हमारे पास 0 आ जाए तो हम ये कह सकते हैं दोनों वेक्टर आपस में क्या आ रहे हैं, एक राइट एंगल बना रहे हैं। अब मैंने अगर फाइंड करना हो ए पी वेक्टर, तो इस ए पी वेक्टर को हम लिख सकते हैं कैसे भला, ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब इस p को अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो लिख सकता हूँ xi प्लस वाई जे, माइनस a को वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ ai प्लस 0j। अब देखें स्टूडेंट्स, x में से a माइनस करेंगे तो ये बनेगा x माइनस a इंटू आई। क्योंकि ये दोनों x और a डिफरेंट आ रहे हैं तो हम इनको वैसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे j कॉम्पोनेंट 0, j कॉम्पोनेंट y, j कॉम्पोनेंट 0, y में से 0 माइनस करेंगे तो y j आएगा। और ये हमने फाइंड कर लिया ए पी वेक्टर। अब हम फाइंड करेंगे ए प्राइम पी वेक्टर। तो यहाँ से ए प्राइम पी वेक्टर हमारे पास बराबर होगा ओ पी वेक्टर
माइनस ओ ए प्राइम। ओ पी वेक्टर क्या आ रहा है एक्स कोमा वाई, इसको मैं वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ एक्स आई प्लस वाई जे। अब ओ ए प्राइम को वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो माइनस ए आई प्लस ज़ीरो जे, ये माइनस ये वाला, और ए प्राइम के कोऑर्डिनेट्स आ रहे माइनस ए कोमा ज़ीरो, माइनस ए आई प्लस ज़ीरो जे। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए प्राइम पी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस प्लस ए, एक्स प्लस ए इंटू आई प्लस वाई माइनस ज़ीरो वाई जे। तो ये हमने फाइंड कर लिया, ए पी वेक्टर भी फाइंड कर लिया, ए प्राइम पी वेक्टर भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, दोनों का डॉट लेना है। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं कैसे भला, ए पी वेक्टर डॉट ए प्राइम पी वेक्टर इज इक्वल टू, ए पी वेक्टर हमने फाइंड किया था एक्स माइनस ए इंटू आई प्लस वाई जे, और डॉट लेंगे किसके साथ, ए प्राइम पी वेक्टर, और ए प्राइम पी वेक्टर हमारे पास आ रहा है एक्स प्लस ए इंटू आई प्लस वाई जे वेक्टर। अब हम इन दो वेक्टर का डॉट कैसे लेंगे, आई वाले को आई के साथ और जे वाले को जे के साथ। अब यहाँ पे आई कंपोनेंट क्या आ रहा है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, यहाँ पे आई कंपोनेंट क्या आ रहा है एक्स प्लस ए, फिर प्लस लिखते हैं दरमियान में, जे कंपोनेंट वाई से मल्टीप्लाई करें वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बनेगा हमारे पास वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको वैसे तो कई मेथड होते हैं प्रूव करने के, लेकिन ये जो बुक मैं मेथड करा रहा हूँ इसका मैं एक फार्मूला असल में यूज में जाके, कि सर्कल की जो हमारे पास इक्वेशन होती है बेसिकली, कि अगर ये हमारे पास एक कोई सर्कल गिवन हो, ये उसका सेंटर गिवन हो 0,0, सेंटर हमेशा 0,0 पे अगर हो तो, और ये उसका कोई पॉइंट आ रहा है सपोज डेट पी ऑफ एक्स कोमा वाई, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास आर के बराबर होगा। तो इसकी ना बेसिकली जो हमारे पास इक्वेशन होती है सर्कल की, हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कैसी आ रही है, अगर मैं इसका रेडियस सपोज कर लूँ ए के बराबर, इसका मतलब ये आ रहा है कि अगर मैं इस ओ पी का डिस्टेंस लूँ तो वो रेडियस के बराबर होगा। अब डिस्टेंस कैसे लेते हैं, एक्स माइनस ज़ीरो का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई माइनस ज़ीरो का स्क्वायर वाई स्क्वायर, डिस्टेंस में क्या लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं, और ये बराबर होगा किसके, रेडियस ए के। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बेसिकली ये फार्मूला क्या कहते हैं कि अगर हम ओ पी का डिस्टेंस लें तो ये हमेशा किसके बराबर होगा, रेडियस ए के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम रेडियस ए सपोज कर रहे हैं तो ए के बराबर पुट करेंगे, अगर हम रेडियस आर सपोज करें तो रेडियस आर के बराबर पुट करेंगे। चूँकि हमने यहाँ पे रेडियस ए सपोज किए, सेंटर से लेके ये वाला डिस्टेंस क्या होता है रेडियस, सेंटर से लेके ये वाला डिस्टेंस भी क्या होता है रेडियस होते हैं। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे माइनस ए, तो बेसिकली हमने रेडियस सपोज कर लिए ए और माइनस ए, मीन्स इस तरफ माइनस और इस तरफ पॉजिटिव। रेडियस हमेशा ए होता है लेकिन पॉजिटिव, लेकिन ये साइन की वजह से